मैं मंच को नमन करती हूँ। आप सभी स्नेहीजन को दुबई से अमृत बिसारिया का नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतरराष्ट्रीय साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि होली का पर्व आ, मौसम तो चल ही रहा है, पर्व आने वाला है। तो होली की कुछ खास बातें दो पंक्तियों में मैं आपको बताती हूँ। नवनिष्ठ पर्व होली का एक प्राचीन वैदिक नाम है। जब फसलें खेत में लहराने लगती है तो उन फसलों को हवन स्वरूप या यज्ञ स्वरूप अग्नि को अर्पित करते हैं, उसके बाद होली मनाते हैं। फिर होलिका दहन होती है, जिसमें विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनके अत्याचारी पिता राजा हिरण्यकश्यप की कहानी है। तो हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के भक्त, सॉरी, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन हिरण्यकश्यप को नहीं पसंद था। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम इसको अग्नि में लेकर बैठ जाओ, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको नहीं जला पाएगी। लेकिन ऐसी हवा चली कि होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद भगवान के जो भक्त थे वो बच गए। तो इस तरह होलिका दहन करते हैं हम। और उसके बाद होलिका की जो राख बचती है वो हम माथे पे लगाते हैं, जिसको हम धूली वंदन पर्व भी कहते हैं। हुँ, राख को धूली वंदन पर्व कहते हैं। कहते हैं। और इसके बाद हमारी होली आती है, जहाँ रंग उत्सव सभी के साथ व्यंजन पकवान गीत, उम, फागुन, होली के गीत सब गाते हुए होली मनाते हैं। और यह त्योहार बुराई की बुराई पर भलाई की जीत का त्योहार होता है, और सब प्यार से मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो आगे बढ़ते हुए, अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच दुबई के विचार वाटिका में आज हमारे मेहमान बहुमुखी प्रतिभा की धनी, विश्व में अपना साहित्यिक परचम लहराने वाले माननीय उमानाथ त्रिपाठी जी हैं। इस आयोजन में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आदरणीय। आप विद्वता और विनम्रता के पर्याय हैं। आजकल आप अमेरिका में रहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन और एलएलबी आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है। एनटीपीसी से वर्ष 2018 में से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। लगभग 35 वर्षों से आप दोहा, गीत, छंद, मुक्तक, कविताएं, समीक्षा यानी कि साहित्य की सभी विधाओं में लिखते हैं। अमेरिका प्रवास के दौरान आपने सांस्कृतिक गोष्ठियों में भागीदारी की है। नेपाल साहित्य महोत्सव में पशुपति प्रज्ञा सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। एबीएस की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका प्रज्ञान विश्वम द्वारा आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विशेषांक प्रकाशित हुआ है। साधना टीवी पर लाइव काव्य पाठ का और प्रसारण अनेक पटलों पर आप लाइव काव्य पाठ करते हैं। आपको अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। तो आइए ना, आप सभी विचार वाटिका में हम मिलते हैं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से मंडित माननीय उमानाथ त्रिपाठी जी से, और उन्हीं की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से साहित्य की बारीकियों से अवगत होते हैं। आदरणीय विचार वाटिका में आपका अंतर्मन से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आगे बढ़ती हूँ। और आदरणीय, व्यक्तित्व और साहित्य क्या एक दूसरे के पूरक है, या यूं कहें कि साहित्य से व्यक्तित्व प्रभावित होता है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आदरणीय? बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय विशारिया जी। इसमें पहली बात तो मेरा ये क्या जी। पिक सामने आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे इस पे दिखा नहीं रहा है जी, कंप्यूटर जी, पे। आ रही है। बिल्कुल क्लियर है सब आ कुछ। रही है? जी, जी। अच्छा, अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस। जी। जी, तब ठीक है, कोई बात नहीं। जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी। सर्वप्रथम तो आज आपने मुझे इस सुंदर विचार वाटिका में आमंत्रित किया, आपका हृदय तल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपके साथ विचार-विमर्श करके तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अनुभवी व्यक्तित्व की अ फेसबुक लाइव। महिला और
से मैं ब आज साक्षात रूप में रूबरू हो रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपने जो प्रश्न किया कि जी, व्यक्तित्व, साहित्य क्या एक-दूसरे के पूरक हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे विचार से शत प्रतिशत साहित्य हमारे व्यक्तित्व को गढ़ता है, आदरणीय सँवारता है, निखारता है। जैसे एक कुम्हार होता है, पहले मिट्टी बनाता है, गूँथता है, छानता है, उसको बार-बार जो है उसको भिगोता है, उसको कूटता है, सब कुछ करता है। तब वो एक सुंदर से मूर्ति के रूप में जो है उसको सब सजा पाता है। अब यही कार्य मेरा साहित्य का है और साहित्य का उदाहरण तो अगर हम दें, सबसे प्रथम तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ ले चलते हैं आपको। जी, जी। एक बार जब वो पत्नी की विरह में व्याकुल थे, कहते हैं कि वो नदी पार कर गए थे, एक सर्प के माध्यम से। इतना कितना उनका उनके प्रेम था, उफान था। लेकिन वहाँ पर जाकर के रत्ना देवी जो उनकी बीवी थी, उन्होंने एक ज्ञानवर्धन कर दिया कि आप जितना प्रेम मुझे करते हैं, अगर प्रभु राम से प्यार करते, तो हो सकता है। यहीं से देखिए तुलसीदास जी का साहित्य की तरफ बढ़ गया प्रेम। महान हमारे राष्ट्रीय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औंध की ये पंक्तियाँ, कविता करके तुलसी नल से, कविता करके तुलसी नल से, तुलसी लसी पा कविता की कला। जी, जी, जी। इससे गोस्वामी तुलसीदास जी की दिव्यता का हम परिचय हो जाता है। ये कहाँ से आया? ये साहित्य से आया। एक विचार उत्पन्न हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। नहीं तो तुलसीदास जी को कौन जानता? आज गाँव-गाँव में हर बच्चे जानते हैं। ये एक दूसरे का पूरक है। इसके बगैर हमारा सृजन नहीं हो सकता है। साहित्य अगर हम सही साहित्य पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, सकारात्मक सोच होगा, सकारात्मक विचार आएँगे और वो विचार हम अपने जीवन में हम ढाल लेंगे। हमारे व्यक्तित्व के विकास में वो निखार आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि साहित्य भी पढ़िए तो अच्छा, जो सही साहित्य है वो पढ़िए, बिल्कुल। गलत मत पढ़िए। जी, तो ये हमारे हिसाब से वही है कि जो किताबों का अध्ययन करता है, समझ लीजिए उसका चिंतन शैली कितना बढ़ जाती है, आत्मचिंतन है। और ये हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो इसकी उसमें भी बहुत बड़ी महत्ता होती है। एक गहरा चिंतन होता है, गहराई तक हम पहुँच जाते हैं और हम लोगों का तो क्षेत्र ही साहित्य का है, जो जितना ही पढ़ते हैं उतना ही गढ़ते हैं, जितना ही वो है उतना ही हम सोचते हैं, उतना ही लिखते हैं, उतना हम आपके बीच में कहते हैं। ये हमारी चिंतन शैली का प्रभाव है। तो निस्संदेह शत प्रतिशत मैं सक्षम हूँ इसमें कि आप मतलब आपका समर्थन करता हूँ कि साहित्य एक दूसरे का पूरक है। धन्यवाद। जी, जी, जी। बिल्कुल आदरणीय, हुँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि साहित्य और व्यक्तित्व अलग हो हुँ, ही नहीं सकता। हुँ। हमारे व्यक्तित्व में नहीं हो ही सकते। साहित्य झलकता है और साहित्य से हमारा जी, व्यक्तित्व पल्लवित, पुष्पित होता है। आपने तुलसीदास जी का पुष्पित होता है। उदाहरण दिया, तो तुलसीदास जी ने जिस समय रामायण की रचना की, उनके रामायण पे जी। उस समय हुँ, के संस्कार, उस समय की सभ्यता, उस समय का समाज कैसा था, अच्छी तरह से हुँ, परिलक्षित होता है। बहुत सही दिखता है कि उस जी, समय समाज की स्थिति क्या थी। तो हमने हुँ, तुलसीदास जी के व्यक्तित्व के द्वारा उस समय के हुँ, समाज को देखा, तो ये साहित्य ही है जो देखा। हमें समाज का दर्शन कराता जी, है और वह समाज ही है जिससे हुँ, हमारा साहित्य संचालित होता है। बहुत सुंदर आपने हमें हुँ, समझाया और मंच के उस पार जी, से हमारे काफ़ी लोग जुड़ गए हैं आदरणीय। जी। विशिष्ट साहित्यकारों का पर मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय यशपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। नमस्कार जी, बहुत-बहुत पवन स्वागत है। शर्मा जी। जी भी जुड़ गए हैं हुँ, और सभी बहुत अच्छे-अच्छे शब्दों से आपको और मंच को नवाज रहे हैं। आदरणीय अष्टाना महेश जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत जी, सत्कार ब आदरणीय जी, और बहुत-बहुत मंच तक स्वागत है आदरणीय जी। हुँ, मंच
अंत तक हमारे मंच पे आप विराजमान रहे, जी, तो आप लोगों की बहुत बड़ी विराजमान कृपा रहे, होगी। बिल्कुल, जी, 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 जी। जी, आदरणीय, आपका ये जवाब तो वाक़ई बहुत अच्छा रहा और शत प्रतिशत जी, सही है। हम ना साहित्य से अलग हो सकते हैं, ना साहित्य हमारे व्यक्तित्व से अलग हो सकता है। एक छोटी-सी उदाहरण देखिए, यदि हम दुखी हैं, यदि जी, हमारा मन जी, कहीं पीड़ायुक्त है, तो हमारे साहित्य में कम या हुँ, ज़्यादा, हमारी पंक्तियों में कम या ज़्यादा उसका असर आता है। यस, यस, बिल्कुल, जब हम जी, लिखते हैं, जबकि मैं बहुत पीड़ा को हुँ, नहीं उजागर हुँ, करती हूँ, मैं नहीं लिखती हूँ, मैं तो हँसने वाली चीज़ें ही हुँ, लिखती हूँ। लेकिन फिर भी हुँ, साहित्य आपके हर भाव से गवर्न होता है। हुँ, चलिए हम आगे जी, बढ़ते हैं ये और साझा कर आगे देता है हमारी द जी, जी, जी। हम जी, जी, साहित्य में ही जीते हैं और उसी में सब कुछ भूल जाते हैं। प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मन रोमांचित हो जाता है, सभी का होता होगा। फिर भी एक कवि हृदय बिल्कुल। लिखने को तत्पर हो जाता है। क्या यह सच है? ये तो आपने हमारे मन की बात की है आदरणीय। मैं तो इसी लाइन का व्यक्ति हूँ। मैं अमेरिका में जब रहता हूँ, वहाँ पर भी चाहे इंडिया में रहूँ, चाहे जहाँ रहूँ, मैं निकल जाता हूँ अपने वन की ओर, जंगल की ओर, जहाँ पर बिल्कुल ही शोर-शराबा ना हो। मैं केवल प्रकृति से बात करूँ। जी। मुझे वो बहुत भाता है। मुझे लेखन की शक्ति वहीं से मिलती है और देखा जाए तो प्रकृति चेतना की मूल प्रक्रिया है। प्राकृतिक दृश्य केवल आँखों से नहीं देखे जाते हैं, ये हमारे हृदय में उतरते हैं और यहीं से कविता जन्म लेती है। पक्षियों की चहचहाट, सूर्य का अस्त होना, सूर्य का उदय होना, झील के किनारे बैठकर झील का जो है सौंदर्य देखना, नदियों पर पर्वतों को, दृश्यों को देखना। एक साधारण इंसान को अगर देखा जाए तो वो तो सौंदर्य देखेगा, उसी में खुश हो जाता है, लेकिन एक लेखक क्या होता है, उसके बहुत ही पीछे तक जाता है। ये सौंदर्य कहाँ से आया? नेचर क्या है? एक लेखक का चिंतन वहाँ से शुरू हो जाता है। जब पर्वत, नदी, वन, वर्षा, सूर्योदय, चाँदनी जब सब कुछ देखता है, तो मन में एक विस्मय उठता है, हृदय में सौंदर्य होता है, भाव शब्द खोजने लगते हैं। वहीं से भाव शब्द खोजने लगते हैं। यही एक क्षण है जो कवि लिखने को प्रेरित हो जाता है। उस समय कलम हो भले ही हाथ में ना हो तो, लेकिन आजकल तो मोबाइल है, अब तो वहीं वहीं से उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। जी, जी, हम जी। बच्चों के साथ पिकनिक पे जाते हैं, हम किनारे बैठ जाते हैं, सब कहते हैं, "पापा जी क्या करते हो?" कहते हैं, हमने कहा, "जो कुछ तुम देख रहे हो वही मैं इसमें लिख रहा हूँ। जो तुम देख रहे हो वही मैं इसमें लिख रहा हूँ। लेकिन तुम अलग देख रहे हो, मैं अलग लिख रहा हूँ, यही अंतर है, लेकिन हमको जो दिख रहा है वो अलग दिख रहा है।" यहाँ पर भी मैं एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जी, जी। उसमें तुलसीदास जी का दिया था, यहाँ पर मैं महर्षि आदि कवि वाल्मीकि का उदाहरण देना चाहता हूँ। वो प्रकृति के बीच में बैठे थे। 2 हंस के जोड़े आते हैं, वे काम विरह में पीड़ित थे। और से उसी समय एक बहेलिया आता है और नर पक्षी को मार देता है। ये आपने भी सुना होगा इसकी कहानी। जी, जी। जब मार देता है तो वाल्मीकि जी को बहुत ही करुणा आती है हृदय से। ये तो ऐसे समय में इसने का वध किया है, ये तो बहुत ही क्रूर है। उसी समय उनके मुख से एक निकलता है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधोह काम मोहितम। अर्थात निषाद, हे बहेलिए, तूने काम मोहित मैथुन रथ क्रौंच पक्षी को आज मारा है। जा, तुझे फिर कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। जी, मतलब जी। इतना क्रोध उनको आ जाता है कि उसको श्राप दे दे। कहते हैं कि हमारा इस श्लोक को अगर पढ़ते हैं तो संस्कृत में कहते हैं कि कविता लिखने का शुरुआत इसी श्लोक से मानी गई है। उसके बाद ये कविताएँ
ये कविता और लेखक हुई है। ये कविता लेखन का पद्धति यहीं से शुरू हुआ है। इसी उदाहरण से शुरू हुआ है जो कि संस्कृत में वाल्मीकि जी ने हुआ और आगे बढ़ कर के संस्कृत में वाल्मीकि रामायण की रचना उन्होंने कर दी। तो कहाँ से शुरू हुआ है? प्रकृति से ही शुरू हुआ है। तो एक लेखक और एक प्रकृति का इतना जो है गहरा तारतम्य होता है, उससे तो अलग हो ही नहीं सकता। या यूँ कहिए कि एक प्रकृति जो है, एक वरदान है एक लेखक के। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा आपके प्रश्न का ये उत्तर है। बिल्कुल सही आपने कहा आदरणीय, प्रकृति जो है वरदान है जी, आदरणीय। जी, और वाक़ई प्रकृति नहीं होती तो हम कहाँ होते? और मैं तो प्रकृति जी, को अपना गुरु मानती हूँ। प्रकृति को आप बैठ कर के देखिए। जी, गुरु मानती, बिल्कुल। जी, जी, मैं तो प्रकृति को अपना गुरु मानती हूँ कि हर तरह की सीख हमको प्रकृति से मिलती है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही गई थी यहाँ अमान, वो सी बीच बहुत बड़ा सी बीच है। जी, तो वहाँ पे करंट सी का अच्छा, अच्छा। करंट आता था, तो बहुत तेज़ व्हाइट झाग जैसा वो नज़र आता जी, था, फिर वो आगे बढ़ जाता था। लेकिन यदि जी, वही करंट दूसरे जी, करंट से टकराता था, हाँ, तो बहुत तेज़ और बहुत ऊँचा उछल के हाँ। पूरा झाग-झाग बन जाता था। जैसा लगता था कि उसको डबल अरे पावर मिल वाह! गई। जी, डबल पावर उसको मिल गई। डबल तो पावर मिल प्रकृति गई है। तो सब कुछ हमें देती है। जी, प्रकृति हमें सिखाती है कि आप 2 हो एक साथ हाँ। हो या एक ग्रुप एक साथ हो तो आप ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो जी, लगता है जी, कि जी, ज़मीन से आसमां तक सब कुछ एक है। और चिड़िया चहचहाती जी, हुई कितनी सारी कविताएँ प्रकृति के ऊपर हम सब कवियों ने लिखी होंगी। जितने बनी भी है। कवि हैं, जी, प्रकृति हुँ, को लेकर के ज़रूर ही लिखते हैं। तो प्रकृति तो बहुत बड़ा साधन है, हुँ, हमें कविता के लिए या हमारे हुँ, भावों के लिए या हमारे मन में स्पंदन जागृत करने के लिए या हमारी भावनाओं को प्रेरित करने के लिए सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ी माता है, सबसे बड़ी गुरु है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जी। प्रकृति ना हो तो हम अपना दुख कालिदास दर्द की काली काली जी, 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 आदरणीय कालिदास की मेघदूतिका जी, जी, कालिदास की मेघदूतिका, सुमित्रानंद पंत की प्रकृति की पेरी ज्यादातर कविताएँ उसी पर प्रेरित हैं। जी, 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 बिल्कुल, निराला महादेवी बच्चन सबने प्रकृति को ही अपना गुरु माना है। बिल्कुल, बिल्कुल आदरा क्योंकि है, ये सच है। कभी बैठ कर के भी सोचिए तो लगता है कि कितने सारे दृश्य हैं, कितने सारे दृश्य हैं, कितने सारे भाव हैं प्रकृति में। और जैसे उस बहेलिये ने जब हिरण का शिकार किया, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा, जी, तो वह भी तो वो रौद्र रूप भी तो प्रकृति हमें दिखाता है, ताकि हमारे मन में रूप भावनाएँ दिखाता है, हमारे मन में भावनाएँ हमारे भावनाएँ मन आ जाएँ। जी, भावनाएँ द्रवित हों और आगे हम कुछ हुँ, दयालु बने, कुछ अच्छे बने। जैसा कि बहुत पहले तो आ जी, आदरणीय ये हमारे ऋषि मुनि जी वाल्मीकि जी थे, तो वो भी धीरे-धीरे करके जी, आए वो जो साहित्य इतना बड़ा उन्होंने रामायण हुँ, संस्कृत में लिखा, भावनाओं से ही प्रेरित होकर के क्योंकि वही। प्रकृति में ही उनका निवास था। पहले पहले तो डकैती करते थे वो, जी, लूटते थे। जी, जी, जी। लेकिन तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए? बिल्कुल, लेकिन मतलब उनको प्रकृति ने जी, ही ये हुँ, दृश्य हाँ, दिखाया और उनके मन में भाव ये चेंज हुआ। दृश्य दिखाया। अदरवाइज़ कोई बदल नहीं जी, सकता था। हाँ, हाँ, उनको कोई जी, बदल नहीं सकता था और इसके बाद उन्होंने रामायण बदल नहीं लिखा सकता था। और क्या किया लव कुश कांड तक भी लिखा उन्होंने। बाद में आगे चल कर पूरा के लव लिखा। कुश कांड भी ऐड किया उसमें। तो प्रकृति तो बहुत बड़ी साथी, बहुत हुँ, बड़ी गुरु, बहुत बड़ी दोस्त और बहुत बड़ी खुशियाँ देने वाली चीज़ है। जहाँ हम अपने सारे जी, गम और दुःख भूल जाते हैं। तो हमारी ये वार्ता तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि मंच के हुँ, उस पार से हमारे काफ़ी साहित्यिक साथी जी, देख बंधु लीजिए जुड़े हुए हैं। कौन-कौन है इस हमारे उसमें मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन-कौन हमारे साथी जुड़े हुए जी, हैं। जी, बहुत सारे साथी हमारे जी, जुड़े हुए जी, हैं जी, और प्रोत्साहन देते जा रहे हैं। हुँ, आदरणीय आर्यन सिंह जी हुँ, भी जुड़ गए हैं। पटल पर बहुत जी, श्रेष्ठ वार्ता चल रही है। नमस्कार है आपका। जी, जी, कुसुम शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आर्यन बहुत सिंह जी, जी भी जुड़े हुए हैं। जी, मोहिनी गुप्ता जी, जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी के सुंदर-सुंदर कमेंट्स पढ़ कर के मन उत्साहित हो रहा है। और बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आप लोग लिखते जा रहे हैं
और जिसे पढ़ जी, करके बहुत मुझे भी लग रहा है बिल्कुल, कि आप सभी को। हमारे जी, साथ हैं जी, और हम हुँ, प्रकृति के साथ चल रहे हैं, आगे हुँ, बढ़ते हुए अपने प्रकृति के साथ है। भावनाओं में। जी, जी, जी। जी। आदरणीय, आपने देश और विदेश में काफ़ी भ्रमण किया है। भ्रमण जी, से या किसी साहित्यिक यात्रा से हमारे भावों में अनेक दृश्य चित्रित होते हैं। क्या आप इससे उम, क्या आप इससे स क्या मत क्या है। आप इसको मानते हैं? क्या जी, आप जी। इसको तवज्जो देते हैं? जी, आदरणीय बहुत सुंदर प्रश्न है और ये देखा जाए तो शत प्रतिशत आपके इस प्रश्न से मैं सहमत हूँ। देश-विदेश भ्रमण करने से हम भिन्न-भिन्न इस संस्कृतियों से जुड़ते हैं। जी, जी। अलग-अलग जीवन शैली देखते हैं, विविध भाषा भाव देखते हैं, विभिन्न प्रकार के सुख-दुःख को भी देखते हैं। इससे सब अगर हम रूबरू होते हैं तो निस्संदेह साहित्य सृजन में ये हमारे लिए बहुत ही सहायक सहायक है, हेल्पफुल है। मैं जब यूएस में रहता हूँ तो मेरे साथ एक मंच है, बोथल ग्रुप, इसमें 250 आदमी जुड़े हुए आदरणीय और सब सीनियर सिटीज़न हैं। सब अपने बच्चों से मिलने आते हैं लेकिन एक छोटा-सा एक पार्क है यहाँ पर, उसी पार्क में हम लोग जुड़ते हैं तो कम से कम 150 लोग बैठ जाते हैं और अपने ही देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं। कोई केरला से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से है, कोई आंध्रा से है, कोई कहाँ से है, सबकी अपनी-अपनी भाषा है, अपनी बोलचाल है। यहाँ तक कि है कभी-कभी हम लोग समझ नहीं पाते, कन्नड़ में बात करते हैं, क्या समझेंगे? तेलुगु में बात करेंगे, क्या समझेंगे? लेकिन एक भाव जो होता है, वो बिना कहे ही स्पष्ट हो जाता है। हम आमने-सामने अगर बैठे हैं, बिना भाषा भी अगर समझ में नहीं आती है, तब भी हम क्या कहना चाहते हैं, हेलो हाय कर लेते हैं, तो चल जाते हैं और सबसे अच्छी तो है कि एक इंग्लिश ऐसी भाषा है, जो कि टूट-पटांग तो सभी बोल लेते हैं अगर विदेश में जाते हैं तो। क्योंकि उसके बगैर चलता नहीं है, तो हम लोग उसका माध्यम लेते हैं। तो वो हमारी हिंदी सीखते हैं, हम उनकी भाषा सीखते हैं। और आज के दिन पोज़ीशन ये है कि एक चेन सिस्टम हम लोगों का बन गया है। हम हिंदी में जब कविताएँ उनको सुनते हैं, तो बड़े बड़े ही जो है वो शालीनता शालीनता से सुनते हैं। हमको तो कह देते हैं कवि महोदय आ गए, मेरा इंतज़ार करते रहते हैं। जी। एक लाइटिंग का एक लाइटिंग का कार्यक्रम था, आपको मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। एक लाइटिंग का कार्यक्रम था, एक झील के किनारे था, तो बच्चों के साथ मैं घूमने गया था, तो वो वहाँ का भौगोलिक स्थिति वो लाइटिंग के माध्यम से दिखाते थे और वहाँ के जो ये भौगोलिक स्थिति कैसे था, उसको जैसे हम लोग देवी देवताओं में दिखाते थे, वो उस उन्होंने लाइटिंग के माध्यम से उसको बना रखा था। तो हम अगल-बगल जो बैठे हुए थे, तो देखते थे, हम कहा इंडियन तो इसमें कम है। ज़्यादातर बाहर विदेशी हैं या दूसरे देश के हैं। हम अपनी भाषा से तो नहीं जान सकते थे। लेकिन स वहाँ पर अगर हम एक-दूसरे से हेलो हाय करते थे, तो इतना 1 घंटे के प्रोग्राम में इतना हम घुल-मिल गए वहाँ पर, कि लगता ही नहीं था कि भाषा कोई बड़े अवरोधक बनेगी। या यूँ कहें कि बिना समझते हुए भी हम एक-दूसरे के मित्र बन गए। वहीं से मैंने एक कविताएँ और शुरू हो गई कि भाषा और ये बोली अगर हम नहीं समझ पाते तब भी ये हमारी रचना में या हमारे सृजन में बाधक नहीं होती है, ये हमारे इसमें सार्थक होती है। जी। और अगर हम जितना ही अनुभव करेंगे, जितना हम घूमने जाएँगे, जितना नई चीज़ देखेंगे, तो हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा। स हमारी चिंतन में जब स आएगी तो वो हम अपनी कविताओं में, अपनी लेखनी में भी वही चीज़ लाएँगे। तो इस बात से हम बिल्कुल ही है कि ये साहित्यिक यात्राएँ साहित्य को गहराई देती हैं, विस्तार देती हैं, एक प्रामाणिकता देती हैं, एक सहिष्णुता का वातावरण बनाती हैं, संकीर्णता तोड़ती हैं एक चीज़। हम कूप-मंडूक ना बने। आज वसुधैव कुटुम्बकम का ज़माना है। पूरा वर्ल्ड एक सीमित हो गया है। आजकल देख लीजिए कि एक हर बच्चा जानता है कि मोदी जी कहाँ घूमने गए हैं, किस राज्य में घूमने गए हैं, किस देश में घूमने गए हैं। वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों तक को जानता है।
तो हम लोग अगर बाहर बैठे हैं तो क्या समस्या है? हम तो बैठे ही हैं यहाँ वहाँ बैठ कर के देखते हैं। जी, 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 आदरणीय। तो सत आपका एक जी, सही है कि बाहर घूमना है यात्रा। जी, बिल्कुल सही आदरणीय। और जी, भारत तो शुरू से ही वसुधैव कुटुम्बकम का पक्षधर तुम कब रहा कर है, रहा है? यस, हमेशा से ये ही रहा है। पचदर रहा और है। जी, आपने जी, बिल्कुल सही कहा आदरणीय कि भाषा कभी दीवार नहीं बनती है। किसी भी देश में हम जाएं या कोई भी विदेशी नहीं बनती हमसे है। मिले, भाषा कोई हुँ, दीवार नहीं हुँ, बनती है। हम प्राचीन युग में देखें, उस समय कहाँ कोई भाषा थी, कहाँ कोई भाषा थी, कहाँ बिल्कुल कोई नहीं थी। आवाज थी, कहाँ कोई शब्द थे, न ध्वनि थी, न शब्द थे। केवल हाव भाव ही थे। केवल इंसान अपने मन के भावों को चेहरे के द्वारा ही पढ़ते थे और जानते थे और समझते थे। तो एक दूसरे जी, से मिलजुल करके हम एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को जानते हैं और बहुत करीब आते हैं। दूर बैठ करके कभी-कभी आपने सुना होगा कि लोग कह देते हैं, "अरे! हुँ, विदेशियों की वजह से हमारी सभ्यता खराब होती जा हुँ। रही है।" कहाँ खराब हो रही है नहीं, विदेशियों की वजह वो से? नहीं जानते हैं, नहीं क्योंकि जानते उन्होंने हैं। देखा ही एक्चुअली वो नहीं। बाहर निकले नहीं हैं, जी, जी, क्योंकि उन्होंने देखा ही देखा नहीं है। नहीं कि बाहर के लोग भी हुँ, इंसानियत हुँ, जैसी हुँ, सभ्यता को मानते हैं और उन्हीं की राहों पे चलते हैं, क्योंकि इंसान तो इंसान है ना, किसी भी हुँ, देश में रहने वाला हो। हाँ, पहनावा अलग हो सकता है, भाषा हुँ, अलग हो सकती है, बोलचाल अलग हो सकती है, लेकिन ह्यूमैनिटी तो एक ऐसा कॉम्पैक्ट है, जो जी, हर कंट्री में हर लोगों के अंदर है और हुँ, हर इंसान चाहता है कि हम बहुत अच्छी तरह से जी, रहें और बच्चों को अच्छा कल्चर और हुँ, संस्कार दें। तो वाक़ई वो कहते हैं ना, एक कविता जी, बहुत बचपन में हम लोग पढ़ते थे, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। फिर मैं उड़ी, आकार, हाँ, डाल पर बैठी, तब समझ में आया हाँ, कितना बड़ा है ये हुँ, संसार। तो वही है कि कितना है हम एक विस्तार। जगह। जी, 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 हुँ, कितना बड़ा है ये संसार कि जब हम बाहर निकलेंगे, लोगों को देखेंगे तभी हम समझे। जी, कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं कि क्या वहाँ पे ऐसा होता है? क्या वहाँ पे ऐसा होता है? मैंने कहा नहीं। जी, और जो-जो आप कह रहे हैं ये हुँ, सारी चीज़ें हर कंट्री में है। अपने देश में भी होता है। हुँ, हर जगह कोई न कोई जी, कमियाँ, गलतियाँ तो हर जगह-जगह हैं। हुँ, तो इस तरह से बाहर निकल करके हुँ, और बाहर से हमें बहुत शिक्षा मिलती है और एक हिम्मत भी आती है। अपने अंदर जोश पैदा होता है और हिम्मत आती है और हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और इसीलिए तो आजकल जी, स्कूलों में भी वो एक्सकर्शन जी, पे लेके जाते हैं बच्चों को, ताकि वो अपने आप जीना, रहना, खाना-पीना सीखे, एक-दूसरे जी, से मिले और जाने। बहुत सुंदर आपका जवाब आदरणीय। और इतने सुंदर जी, आंसर और सवाल तो नहीं पता, लेकिन इतने सुंदर शब्दों के जवाब से तो मंच जी, खुशियों से लबालब हो रहा है। और आगे बढ़ते हुए आदरणीय, जी, हिंदी साहित्य को अन्य भाषाओं में अनुवाद करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? इस पे कुछ प्रकाश डालिए। जी, बिल्कुल ही बहुत सुंदर प्रश्न है आदरणीय। ये प्रश्न आपका देखा जाए तो एक वैश्विक भूमिका से जुड़ा हुआ है कि एक विश्व स्तर पर जो है हमारा साहित्य की पहुँच होनी चाहिए, जी, जी, बहुत ही ज़रूरी है। मेरे अनुसार आज के समय की ये माँग है, बिल्कुल, एक हमारा हित भी है। भारत की आत्मा, दर्शन और जनजीवन का दस्तावेज है। जब ये साहित्य विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो तो होगा इसका, तो इसकी पहुँच विश्व स्तर तक हो जाएगी। जी, जी, प्रेमचंद हमारे जो लिखे हुए जिनकी किताबें हम पढ़ करके यहाँ पर हैं, यही अगर विश्व स्तर पर पहुँच जाए, जी, जी, सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बिल्कुल, इनके विचारों को निराला के, महादेवी के या जितने भी हमारे जो है शास्त्र हैं, इनको अगर डिजिटल भी आजकल तो बहुत कुछ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ हो गई कि डिजिटल होने की वजह से सब कुछ आसान हो गया है। अनुवाद आपको पुस्तक भी छपाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशन मिल जा रहा है।
और तो ये अगर विश्व स्तर तक पहुँच जाता है तो ये बहुत ही लाभदायक होगा हमारे हिंदी साहित्य के लिए। हमारे ऋषि-मुनि जो हमारे ग्रंथों को लिख गए हैं, उनकी पहुँच बाहर तक पहुँच जाएगी, विश्व स्तर तक पहुँच जाएगी। एक चिंतन उस पर बढ़ेगा। हमारी संस्कृति को लोग जानेंगे, हमारी सोच को जानेंगे, हमारे ऋषि मुनियों को जानेंगे, हमारे विद्वानों को जानेंगे, हमारी कवियों को जानेंगे। तो एक हिसाब से अनुवाद जो है ट्रांसलेशन एक सेतु का काम करेगा। अनुवाद केवल एक रूपांतरण नहीं माना जाना चाहिए कि हमने इसको जो है जस्ट ट्रांसलेट कर दिया। ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएगा, हमारे भावों को आगे बढ़ाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार-विमर्श होगा। आज की युवा पीढ़ी बहुभाषी है और अगर देखा जाए तो हमारी पहुँच इस समय वर्ल्ड में लगभग हर देशों में है। हमारे युवा हर जगह पर पहुँच गए हैं। उनकी वजह से हम लोग भी पहुँच जाते हैं। तो हमारी संस्कृति को तो की पहुँच तो वो आगे ही बढ़ा दिए, खुद ही वहाँ पहुँच कर के बढ़ा दिए हैं। अगर वहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं, वो मैंने देखा है इतनी भीड़ होती है कि जो विदेशी होते हैं वो भी उसको देख कर के उसमें आनंद उठाते हैं। हमसे ज़्यादा तो आनंद उनको मिलता है। जी। तो अगर हमारी उसको भी अगर वो उनकी पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो उसमें तो और 4 चाँद लग जाएगा। ये हमारा तो विचार है कि ट्रांसलेशन नहीं, इसकी पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा विश्व स्तर तक होनी चाहिए। ये आज की माँग की ज़रूरी है और जो हमारे आज यहाँ पर जो हमारे केवल देश तक ही सीमित है, उसकी पहुँच हमारे विश्व स्तर तक हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है। विश्व स्तर तक हमारा साहित्य पहुंचेगा। इससे हमारा साहित्य विश्व स्तर तक पहुंचेगा, पूरा आकाश कवर कर लेगा कि हमारे वेद, हमारे पुराण, कवर हम करेगा। हुँ, हाँ, हमारे ऋषि मुनि, हमारी लाइफ स्टाइल क्या और हुँ, कैसी रही है और हम एक दूसरे को जानेंगे। आप देखिए, इंडिया हुँ, में जानेंगे। जबकि आजकल पैदल चलने का थोड़ा कम हो गया है रीति रिवाज, और मैं अभी लंदन में थी, इतना लोग पैदल जी, चलते थे, जी, इतना पैदल चलते कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे छोटे पोते-पोते भी 10-10 किलोमीटर वॉक पे जाते जी। हैं। तो ऐसा नहीं है। जी, इस बिल्कुल। तरह से हम एक-दूसरे को जी, जानेंगे और हुँ, वहाँ पे हुँ, बुजुर्ग लोग देखिए, लगता ही नहीं कि कोई बूढ़ा भी होता जी। है। सब अपना काम करने में सक्षम नहीं होते होता हैं, है, सब बिल्कुल। हाँ, हुँ, सब अपना हुँ, काम करने में सक्षम होते हैं, सब आगे जी, बढ़ते हैं। तो इस तरह से एक-दूसरे का साहित्य पढ़ कर के हम जी, एक-दूसरे के बारे में हुँ, जानेंगे और उन हुँ, अच्छाइयों को हम सीखेंगे भी और हमारे साहित्य को एक बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा और लोग जी, हमें भी जानेंगे, आप उनको भी जानेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि काफ़ी सालों पहले जब अंग्रेज़ों का जी, राज्य था भारत में, तो हमारे सारे ग्रंथ, सारे वेद, पुराण जो भी थे संस्कृत जी, में, उन्होंने इंग्लिश में जी, ट्रांसलेट कर लिया। यदि ये अच्छे हुँ, सेंस में किया जाए और अच्छे सेंस में जाए जी, तो कितनी अच्छी बात है कि संस्कृत जी, सभी नहीं पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं क्योंकि जी, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश हुँ, ज़्यादातर लोग पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा आदरणीय कि साहित्य जी, का होना ही चाहिए। अनेक भाषाओं में हुँ, ट्रांसलेशन होना ही चाहिए साहित्य का, जिससे साहित्य को विस्तार मिलेगा और सभ्यता संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। और मैं अपने अतिथियों की जी, तरफ आगे बढ़ रही हूँ जी हाँ। और इनके सुंदर-सुंदर कमेंट्स आपको भी सुना बिल्कुल, रही हूँ। बिल्कुल, जी, जी, ज़रा देख जी, लिया और जाए। मैं जी, भी देख रही जी, हूँ, वाक़ई बहुत जी, सुंदर-सुंदर कमेंट्स आए हुए कौन हैं। आदरणीय कुसुम शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय हमारे साथ पंकज कौन-कौन है कुमार देखें ज़रा। अरे खरे वाह! जी बहुत-बहुत धन्यवाद। खरे जी भी जुड़ ओह! गए हैं, अरे जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आदरणीय धन्यवाद आपको। आदरणीय। जी, बहुत-बहुत आप सभी को परम प्रिय मित्र हैं नमस्कार। हमारे भाई। जी, 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 वंदन, हुँ, अभिनंदन। हुँ, सभी को हुँ, नमस्कार कर रहे हुँ, हैं, सुंदर विचार। बहुत अच्छे-अच्छे जी, कमेंट्स लिखते जा रहे हैं। मिस्टर आरएन सिंह जी भी जुड़े हैं आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सारे अरे! हमारे साहित्यकार हमारे जी, साथ-साथ जुड़े हुए हैं। मित्रता हम सब भारतीयों का सर्वोच्च गुण है। बिल्कुल सही जी, कहा है आपने कुसुम जी, बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल है, विराट बिल्कुल।
महेंद्र नाथ जी। तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों विभूतियों को नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय, अच्छा आप अलंकार सभी जी को को नमस्कार नमस्कार। तिवारी जी, नमस्कार। जी, 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 नमस्कार आप सभी को। जी। और हम इतने रोचक शब्दों से गुज़र रहे हैं, इतने रोचक भाव में हुँ, तल्लीन हैं कि लग रहा है बिल्कुल। कि आदरणीय, ये प्रश्न तो हम नहीं कहेंगे और मैंने शायद प्रश्न नहीं कहा, आपके विचार जानने चाहे कुछ पॉइंट्स पे, तो जी, आगे भी जी, माइंडसेट जी, और जी। नियत हुँ, में क्या फ़र्क है? आपको जी, कुछ फ़र्क महसूस जी। होता है? जी, आदरणीय। हाँ, बहुत सुंदर बहुत आपके जितने प्रश्न क्या कहेंगे आप जो भी आप प्रश्न आपको प्रश्न ही कहना पड़ेगा, प्रश्न उठा रहे हैं तो वास्तव में बहुत जी, ही ज़रूरी है आज के दिन। देखिए कविता पढ़ के हम काव्य गोष्ठी में अगर आज आजकल हम बैठते हैं तो क्या होता है, एक 2 रचनाएँ हम सुना देते हैं। लेकिन जो एक साक्षात्कार होता है तो एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान होता है। इससे हम सीखते हैं, आप सीखते हैं और श्रोतागण भी जो है हमसे रूबरू होते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ पाते ही जी, हैं। जी, तो आपका ये प्रश्न माइंडसेट और नियत, नियत विथ इंटेंशन इंग्लिश में अगर आप कहें तो। जी, दोनों अगर हम देखते हैं तो ये शब्द अलग-अलग लगते हैं। लेकिन देखा जाए तो दूसरे दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव है। माइंडसेट क्या है? हम चलते-चलते हम क्या कहते हैं, अरे यार ये हमारे माइ इस दिमाग का ये व्यक्ति है। मतलब उसके माइंड को हम पढ़ लेते हैं कि ये इसकी सोच ऐसी है। वो उसका माइंडसेट हो गया। अब आपका आप आपका व्यक्तित्व कैसा है मुझे मालूम हो गया, ये आपका माइंडसेट ही कहलाता है। ये आपको जी, व्यक्तित्व बता देता है। लेकिन आप जो कार्य करती हैं, आप जो आगे एक्शन लेंगी वो आपका नियत है। इसलिए माइंडसेट एक मानसिक संरचना है। ये वो दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम संसार को देखते हैं। हम स अपने बारे में क्या देखते हैं, दुनिया के बारे में क्या देखते हैं, ये हमारा माइंडसेट हम ही हमें हम हमको बताता है, हम तय करते हैं। वही हम समझते हैं, वही प्रतिक्रिया देते हैं। यदि किसी माइंडसेट वाले व्यक्ति का सकारात्मक सोच है, तो वो उसके दिमाग में अच्छे विचार आएँगे। अच्छे विचार आएँगे तो वो बड़े से बड़ी कठिनाइयों को लड़ने की अंदर उसके अंदर एक शक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर एक माइंडसेट नेगेटिव थॉट्स के हैं, तो वो क्या होगा कि छोटी-छोटी समस्याओं को भी वो बड़ा बनाता रहेगा। इससे समझ लीजिए माइंडसेट हमारे के लिए कितनी अच्छी वो भूमिका निभाता है। वो उसको हौवा खड़ा कर देगा। लेकिन एक सही सोचने वाला व्यक्ति एक बड़ी-सी बड़ी कठिनाइयों को जो है सरलता से निभा लेता है। और ये माइंडसेट कहाँ से आता है? हमारे संस्कार से मिलता है, हमारी शिक्षा से मिलता है, हमारे जीवन के अनुभव से मिलता है। और नियत जो होता है हमारी हृदय की गहराई से जुड़ा होता है। ये हमारे कर्म का उद्देश्य है, हमारे आंतरिक एक भावना है। माइंडसेट हमारा बताता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं और नियत हमें बताता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको हम क्यों कर रहे हैं। एक लेखक है, लेखक जब लिखने लगता है तो वो हम जो माइंडसेट रहता है उसके हिसाब से लिखता है, लेकिन जो हमारी नियत है वो कहती है हम लिख क्यों रहे हैं, हम इस चीज को क्यों लिख रहे हैं, वो एक नियत होती है। माइंडसेट सही दिशा देता है और नियत एक उसको पवित्रता देती है, नियत उसको सही रास्ता देती है, एक नई निर्णय लेने की क्षमता देती है। मतलब यह बहुत जरूरी नहीं है कि एक सही माइंडसेट का व्यक्ति जी, जी। बहुत ही गुणवान है, लेकिन अगर उसकी नियत सही नहीं है तो क्या सही माना जाएगा? नहीं मेरे माना हिसाब जाएगा। से नहीं आदरणीय। ले, लेकिन लेकिन यदि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका माइंड सेट उदार है,
वो भी अच्छा ही है। लेकिन उसकी नीयत अगर सही है, तो उसके माइंडसेट का काफ़ी ऊँचा मानते हैं हम, क्योंकि उसका इंटेंशन गलत नहीं करना है। हम दान देते हैं, तो दान देने के 2 पहलू होते हैं। जी। एक होता है, हम किसी की सहायता करते हैं। एक होता है कि अपना नाम कमाने के लिए दान देते हैं। जी। जी। तो ये हमारी नियत पर है ना। जी, जी। तो माइंडसेट तो कहता है कि हमको देना है। हम देते हैं, हमारे पास पैसा है, हम दे रहे हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है हमारे, वो हमारा इंटेंशन बताएगा, हमारा नियत बताएगी कि हम किस वजह से दे रहे हैं। एक हमारे मंदिर में एक सज्जन ऐसे गए, उन्होंने एक घड़ी दान दे दी। पुजारी जी से उन्होंने कहा, जो घड़ी दान दे दी वो कहाँ रखी है? तो उन्होंने कहा, वो पीछे दीवार पर टंगी है। उनका पीछे दीवार पर टाँगने के लिए थोड़ी दी है। इसको सामने यहाँ मंदिर के सामने जहाँ घंटा लगा है वहाँ पर टाँगिए। पुजारी जी जो है देखते रह गए। उन्होंने कहा, इससे इससे क्या होगा सर? अब बोल नहीं पाए। तो हम बोले, हम कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपका? घड़ी तो समय बताती है ना। आपने दान दे दिया, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे कहते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है मिस्टर मिस्टर चौक पे। तो मुझे तो कोई जानेगा तभी तो कि हमने घड़ी दान दिया है। अब यहाँ पर नियत क्या है? ये हमारी नियत है कि हम दान तो दे रहे हैं, लेकिन मेरा नाम भी आना चाहिए। लेकिन एक सही दानी जो होता है, वो दान दे देगा, कहे नहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर, जाओ जो करना है कर लो। तो ये हमारी नियत सेट करती है। यही अंतर होता है माइंड में और नियत में, और दोनों जब एक-दूसरे के पहलू बन जाते हैं, तो ये सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर जवाब था। और आपका हर एक जवाब सुन-सुन करके मुझे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा था कि शायद मैं भी यही सोचती हूँ। माइंडसेट गलत या सही जी, दोनों हो बहुत-बहुत सकता है। धन्यवाद। है आदरणीय, हुँ, माइंडसेट जो है दोनों गलत हो भी हो सकते हैं। सकता है, सही भी हो सकता है। हुँ, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, हरि बिल्कुल। हुँ, मूरत तिम देखी तैसी। भावना जैसी प्रभ हरि मतलब मूरत तिम देखी तिन देखी तैसी। तैसी। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। ये माइंडसेट है। हुँ, इंसान ने हुँ, माइंडसेट कर लिया कि वो ये ऐसा हमारा है, माइंडसेट ये है। वो हुँ, ऐसा है। लेकिन जब उसमें हाँ। नियत शामिल हो हुँ, जाती है, बहुत सुंदर बहुत हुँ, तो नियत जो है हुँ, हमारे हुँ, वैदिक, हमारे पुराणों, हमारे हुँ, प्राचीन ग्रंथों से हुँ, ग्रंथों से मिली है, हुँ, जो अंतर मन से, अंतर मन के हुँ, भाव होते हैं जो गलत हो ही नहीं सकते हैं। हुँ, क्योंकि माइंडसेट अच्छा गलत दोनों हो सकता हो है। नहीं सकते। और हमारी नीयत जो है वो अंदर से हमारे अंदर समाहित है, वो गलत हो ही नहीं सकती है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा हुँ, आदरणीय हुँ। कि माइंडसेट हम बना लेते चलिए, हैं। आपने 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 जो आपने जो चौपाई का उदाहरण दिया है, मैं आपने बिल्कुल ही सही सही चौपाई वहाँ पर रख दी है। वो तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद जाकी रही आदरणीय। भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वृत्ति में तैसी। देखी ये ये तैसे, ये 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 माइंडसेट है। सब सब वो इसको हम सब माइंडसेट पूरी पूरी कहेंगे परिभाषा वही आदरणीय। कह दिया। जी, इसको हम जी, माइंडसेट कहेंगे। माइंडसेट और कहेंगे। जी, बाकी हनुमान जी के जो भाव थे अच्छा। वो नियत थी। हुँ, हनुमान हुँ। जी के श्री राम के वो चरणों नियत में थी, जो यस। भाव थी वो हुँ, नियत थे। उसमें हुँ। कोई स्वार्थ नहीं था। जैसे आपने वो घड़ी का भी एग्जाम्पल वो दिया। नियत थी, वो जी, नियत थी। हमने जो चीज दे दिया वो मेरी है बिल्कुल, नहीं, और जिसको मैंने जी। दे दिया वो उसका जैसे मन चाहे रखे। तो ये हाँ, फर्क, हुँ, आजकल ये एक हुँ, माइंडसेट और नियत बिल्कुल। का स्ट्रगल बहुत चल रहा है। हुँ, बहुत कुछ, जैसे एक, आपको एक कविता मैं वो चल सुनाऊंगा, रहा है, बहुत चल रहा है। हुँ, आप इसको किस में हुँ, ले, किस भाव में लेंगे? बबूल बोया है हुँ, आम हुँ। के लिए, बबूल बोया है जी, आम के लिए, कांटे उगाए हाँ, हैं दूसरों के काम के लिए, हाँ, कांटे उगाए हैं दूसरों के काम के हाँ। लिए। हम तो वही परमार्थी हैं, हम तो परमार्थी है, सेवा रथ सदा हुँ, तत्पर है। आग मैंने ही लगाई है, वहां पानी डालता हूँ आवाम के हुँ, लिए, वहां पानी डालता हुँ। हूँ आवाम के लिए। तो क्या कहेंगे आप वाह, इसको? वाह! क्या बात है। जी, जी, अरे वाह! माइंडसेट। बिल्कुल, इसको तो हम क्या कहेंगे, आपने ये माइंडसेट है, आपने बबूल हाँ, लगाया ये लेकिन आपकी माइंडसेट है सोच तो कि दूसरों के हम लिए पब्लिक में है। अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, और हमने जो काम किया है आग माइंडसेट खुद है लगा हमारा। करके हुँ, उसमें पानी हुँ, डाल रहे हैं। हाँ, तो आजकल ये भावनाएं भी हाँ। थोड़ी ज्यादा। लेकिन 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 क प बबूल बबूल को हम सींच रहे हैं, ये जी, भावना है। जी, हुँ, जी, जी।
आम उसे खाने के लिए मम्मी को अपेक्षा करते हैं कि हम आम होगा। जी, जी। तो हुँ, आदरणीय ये कुछ चीजें हैं क्योंकि मैंने सोचा कि कोई साक्षात्कार नहीं, हम विचार जी, वाटिका में एक दूसरे के भाव जाने और ये जी। साहित्यिक ही रखें। तो इसलिए साहित्य से रिलेटेड ही भाव जाने बिल्कुल। मैंने हुँ, जी, बिल्कुल इसमें सही किया। सोचा और लिखा और आपका जवाब बहुत अच्छा आ रहा है आदरणीय। हुँ, हुँ, एक और नया भाव मन में आ रहा है आदरणीय। क्या साहित्य जी, से जी, मनोरोग या अकेलापन दूर किया जा सकता है? जी, जी, क्या साहित्य से जी, मनोरोग बात तो सही या कह रहे हैं। अकेलापन दूर किया जा सकता है आदरणीय? हुँ, जी, बिल्कुल 100% तो नहीं किया जा सकता है, मेरे विचार से, लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो 90% तो हम कह जी, सकते हैं कि सहमत हूँ, इससे हम किया जा सकता है। एक मनोरोगी अगर जिसकी सोचने की शक्ति ही क्षीण हो गई है, वो कुछ समझ में नहीं पाएगा तो उससे तो अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक विचारवान व्यक्ति, एक ज्ञानवान व्यक्ति अगर किसी रोग से पीड़ित है और साहित्य का अगर वो माध्यम लेता है, तो निस्संदेह एक उपचार का काम करेगा। कुछ नहीं आप गीता अध्ययन शुरू कर दीजिए, विचार बदल जाएँगे आपके। जिस वजह से आप मनोरोगी हैं, हो सकता है उसी की दवा उसी में आपको मिल जाए। यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक कक्ष में 2 रोगी भर्ती थे। एक रोगी का बिस्तर खिड़की की तरफ था और दूसरा जो है दूसरी तरफ था। दोनों बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित थे, लाइलाज बीमारी थी। कहते हैं कि दोनों का ही अंत निश्चित था। लेकिन वहाँ पर जो खिड़की के किनारे वाला था, वो सकारात्मक सोच वाला था। पॉजिटिव थॉट्स उसके साथ थे। वो अपने पड़ोसी को हमेशा बताता रहता था और अच्छी-अच्छी बातें सुनाता रहता था। सुबह होती थी तो कहता था कि देखिए सुबह हो गई है, सूर्य निकल गए हैं, खिड़की से धूप आने लगी है, बाहर पशु-पक्षी जो है चहचहा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। बगल वाला सुनता था तो उसके अंदर भी हौसला पैदा होता था, ऊर्जा पैदा होती। लेकिन मन के अंदर उसके अंदर एक भावना आती थी निर्भावना कि इसको खिड़की की तरफ मिल गया है, इतना अच्छा खासा देखता है, मैं नहीं देख पाता, मैं नहीं देख पाता हूँ। चलो सुना देता है, इसी से हमको खुशी की बात है। लेकिन वो उसको जो है सुनाता रहता था। कुछ दिन काल ऐसे बीत गए, एक सुनाता रहा, दोनों स्वस्थ होते रहे, क्योंकि उनके अंदर एक थॉट्स पॉजिटिव ऊर्जा आने लगी थी, जी, उसी संवाद से। लेकिन उसकी बीमारी ऐसी थी कि एक दिन वो जो है काल कवलित हो गया, जो खिड़की किनारे था। उसका समय आ गया, वो जानता था कि हमारा अंत है। तो उसने कहा कि हमारे पड़ोसी तो चले गए, अच्छी से अच्छी चीज़ सुनाते थे। तो ज़रा कुछ मुझे मेरे लिए ऐसा कर दीजिए कि मेरा बिस्तर इसी खिड़की के किनारे कर दीजिए, वो सुनाने वाला तो नहीं रहा तो मैं अपने आँखों से खुद मैं देख दे लूँगा। देखूँ, जी, जी। तो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा ठीक है भाई, खींच के इसका जो है इसकी खिड़की की तरफ कर दो। खिड़की की तरफ कर दिया। तो वहाँ खिड़की की तरफ देखता है तो कहता है ये तो सामने तो कुछ है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, ना सूरज दिखता है, ना यहाँ पर कोई पेड़-पौधा है, ना कोई चिड़िया बोलती है। तो उन्होंने कहा अरे! ये व्यक्ति केवल मुझे अच्छा करने के लिए अच्छी-अच्छी बात सुनाता था। इस पर तो कुछ यहाँ तो कुछ था ही नहीं। उसने उसकी अच्छी सोच को सलाम किया। तो उसने उसकी अच्छी सोच को सलाम किया। उसने कहा कि हाँ, उसने इसने तो मुझे स्वस्थ कर दिया। ये मेरा सबसे बड़ा गुरु तो यही रहा कि ये नहीं रहा लेकिन इसने मुझे फिट कर दिया। वास्तव में ये दूसरा व्यक्ति काफ़ी दिन तक जीवित रहा। यही साहित्य का काम कर यही यही हमारा साहित्य है। अगर हम बीमार होकर
अगर बिस्तर पर भी पड़े हैं, अगर पुस्तक का ही हम का सहारे तो शत प्रतिशत हम है कि हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो। एक लेखक जब जब चिंतन में रहता है, तो अवसाद में नहीं जा सकता है। अवसाद को अपनी लेखनी बना लेगा, लेखनी के माध्यम से वो बाहर कर देगा। लेकिन अगर हम माध्यम नहीं लेंगे, इस माध्यम से दूर रहेंगे तो सोचते-सोचते अपने दिमाग में ही इस चीज़ को हम इकट्ठा होते जाएँगे और अपने निरसता बढ़ते जाएगी। इससे क्या होगा कि उस निराशावाद ज़्यादा बढ़ेगा और हम बीमार होते जाएँगे। इसलिए निस्संदेह ये साहित्य हमारे लिए एक रामबाण है। इसको इसको हम हमारा तो अगर आदरणीय चले तो जीवन पर्यंत मैं इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो ये मेरा चलेगा अपना ही सर, चले क्या? चलेगा ही। आपके अपने विचार हैं जो आपके धन्यवाद। साथ चलेंगे ही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, जी, जी। आपकी चलेगा साउंड ही नहीं आ सर, रही। आपके साथ तो चलेगा ही, हुँ, आपके अपने विचार हैं, बिल्कुल चलेगा। जी, साहित्य छोड़ना ही क्यों? जी, बिल्कुल सही कहा आदरणीय आपने। जी, साहित्य के साथ हम बिल्कुल। सकारात्मक ज़्यादा होते हैं। हुँ, जी, आदरणीय कुछ जी। आप कुछ जी, कह जी, रहे जी, हैं? बताएँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी नहीं, आदरणीय आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, ये मैंने बोला था। जी, 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 जी। जी। साहित्य हुँ, से मनोरोग या अकेलापन अकेलापन तो बिल्कुल दूर हो जाता है। साहित्य में आप हुँ, कभी अकेले रहते ही नहीं हैं। हमेशा आपके दिमाग में कोई भाव, कहते ही नहीं है। कोई बात, कोई चीज़ मजबूर करती है। आप कुछ सोचते ही रहते हैं और मनोरोग जो है आदरणीय आपने सही कहा हुँ, कि 100% तो नहीं, लेकिन 90% कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है। 100% तो नहीं हो सकता, हाँ, हो जाएगा। जी, 90% हम कर सकते हैं क्योंकि मान लीजिए कोई मनोरोगी है, वो नहीं समझता है, नहीं जानता है। लेकिन यदि हम जैसे एक नया बच्चा है, तो वो रोगी तो नहीं है, लेकिन वो नहीं बोलता है, नहीं जानता, नहीं समझता। 4 दिन का बच्चा आप ले लीजिए, न्यूली बॉर्न बेबी। जी। तो यदि आप उस हुँ, बच्चे से कुछ भी बात करें, कुछ भी यस, बोलें, यस। तो बच्चा आई कॉन्टैक्ट आपसे ज़रूर करेगा। हुँ, जबकि वो नहीं जानता है ये सब भी क्या है, क्या नहीं है। बिल्कुल। और उसमें एक तंद्रा, एक क्या भाव है? पैदा बिल्कुल सही होगा कह रहे हैं। जिसे वो व्यक्त तो नहीं कर सकता है। वो हुँ, आगे चल कर के उसको कोरिलेट करेगा, जब वो जी। थोड़ा बड़ा होगा। तो इसी तरह से हम हुँ, जब नहीं समझ पाते हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम कभी नहीं समझ पाएँगे। आज हुँ, जो मनोरोगी है वो नहीं समझ पा रहा है। कुछ दिनों जी, बाद उसे सुनने की, समझने की, कुछ अच्छा लगना, कुछ खराब लगना ऐसे भाव पैदा होंगे। कि अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी होगी जी, या खुशी होगी, कुछ होगा। तो धीरे-धीरे करके 100% नहीं, तो यदि मनोरोगी 50% भी यदि ठीक हो जाता है आदरणीय, तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा अवार्ड है, उस बच्चे के लिए, उस जी, इंसान के जी, लिए। तो मैं तो इसीलिए केवल रिवार्ड है। सकारात्मक हुँ, रहती हूँ। जी, आपने मेरी कविताएँ जितनी भी देखी होंगी, सब सकारात्मक। जी, रोना-गाना ये तो मुझे लिखना आया ही नहीं, ना मैं जी, लिखती हूँ। कितने सब इंटरव्यू में लोग सकारात्मक मुझसे हैं। जी, जी, कुछ इंटरव्यू में लोग मुझसे जी, पूछेंगे कि आदरणीय आप नकारात्मक क्यों नहीं लिखते? हमने क्यों? लिखना क्या ज़रूरी है? जी, मैं किसी चीज़ को नकारात्मक लेती ही क्यों नहीं नहीं? हूँ। हाँ, मैं तो हर एक चीज़ में जी, समझती हूँ कि इम्प्रूवमेंट इज़ देयर। हाँ, आप किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट तो यस, हमेशा हर जगह है और हर जगह आपको आगे हुँ, बढ़ने की राह है। तो मैं तो नहीं जी, लिखती हूँ, कहीं यदि नकारात्मक आती है तो मैं उसको पॉइंट जी, आउट भी कर देती हूँ कि मेरा ये लिखने का मतलब ये है। जी, पॉइंट जी, आउट कर जी। देंगे, बिल्कुल, जी, क्योंकि नहीं मुझे है। लगता है जी, कि खुशियाँ बाँटो, खुशियाँ ही बढ़ेंगी। गम क्यों बाँटते हो? वो तो कहीं-कहीं लोगों के अंदर है ही है, बिल्कुल, धीरे-धीरे उनका गम कम बिल्कुल होगा। सर, बिल्कुल। तो हुँ, इस तरह से मैं इन्हीं राहों पे चलती हूँ वो आदरणीय। ये जी, 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 ये आपके व्यक्तित्व पर ही झलकता है। आपकी जी। सोच जो इस सकारात्मक सोच है, ये बिना कहे ही आपके सब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी सोच कैसी है। जी, जी, आदरणीय तो मैं नकारात्मक नहीं सोच पाती हूँ जी, और अभी तक तो नहीं सोच पाती जी। हूँ, बाकी कल की तो कल देखेंगे और बहुत अच्छा हमारा ये नहीं अब प्रोग्राम अभी अभी चल तक रहा नहीं है। हुआ तो आगे तो अपना आगे नहीं होगा। जी। जी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर फिर वो आदत भी अभी तक आपने नहीं हुआ तो आगे तो सवाल ही नहीं होता है। जी।
आदरणीय, आप लिखते हैं, चलिए तो आगे बढ़ा लेखन के जाए। दौरान कोई चुनौती आती है तो क्या करते हैं? बस चुप हो जाता हूँ। मैं चुप हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ, नहीं, लिखना है, आप लिख मौन रहे धारण हैं। कर लेता हूँ। लिख रहे हैं आप, हाँ, बातचीत नहीं कर रहे हैं, हुँ, लिख हुँ, रहे हैं। तो हुँ, लिखते लिख समय रहे हैं। आपको लगता है हाँ, कि अरे ये तो कोई समस्या है, मैं क्या करूँ? तब आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो हमारे मन मस्तिष्क में जो भाव होते हैं, जी, वो अस्थायी नहीं होते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि हर समय जो हम लिखना चाहें तो लिख लें, ये भी जी, संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जब हमारे अंदर भाव होंगे तभी हम लिखते हैं। जी, तो इसको ये करना चाहिए कि अगर हम लिखते हैं उस समय नहीं आता है तो थोड़ा हमें प्रवाह को कम कर दीजिए। हुँ, हुँ, पॉइंट बना लीजिए जी, कि हमें समस्या कहाँ से आ रही है। उस समस्या को लिख लीजिए या जो कुछ भी समझ में आ रहा है उसको लिखते जाइए, क्वेश्चन मार्क करते जाइए। जी, और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ तो है कि सबसे बढ़िया आजकल तो मोबाइल हो गया है तो नोट्स आप लिखते जाएँ। कोई एक महिला थी वो कह रही थी कि हम किचन में जब खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर जो विचार आते हैं, तो हमारे पास कोई साधन नहीं रहता मोबाइल में जो है वो विचार होते हैं हम उस समय 4 लाइन लिख लेते हैं। जी, वो एक हिसाब से वो एक उसका कविता का जो है मूल मंत्र वहीं से मिल जाता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। धीरे-धीरे अगर हम उसको संकलित करते जाएँगे, भाव लिखते जाएँगे, आज मैं बैठा था जी, पार्क में, तो मेरे अंदर भी कोई भाव नहीं आया जो आपने जो बताया है, इसी के ऊपर भाव आया। तो भाव जब नहीं आए तो हमने कहा क्या लिखें? तो खाली समय में मैंने जो लिखा था मैं वही सुना देता हूँ आपको। इसके ऊपर जी, इसका इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं होगा कि अगर अगर लेखनी समय में ना आए, काम आए तो क्या किया जाए? तो खाली समय बैठा था, मैं दोपहर में टहलने चला गया था। सुबह आज जा नहीं पाया था, दोपहर में गया तो एक बेंच पे मैं बैठ गया। मोबाइल था तो मेरी भी लिखने की आदत है, मैं हर समय में कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, चिंतन करते रहता हूँ। तो वहाँ पर जो बैठा तो मैंने क्या लिखा? बैठा हूँ पार्क में, सोच रहा हूँ क्या लिखूँ? जो आपने सवाल किया है, वही देख लीजिए, वही उसका जवाब आज हमारी इस लेखनी में है। बैठा हूँ पार्क में, सोच रहा हूँ क्या लिखूँ? एक गिलहरी बोलती है, मुझसे बातें कर लो। एक गिलहरी बोलती है, मुझसे बातें कर लो। सारा अवरोध वहीं मैं पे पेड़ों खत्म हो पर गया। सारा अवरोध वही खत्म दिमाग हो का गया। वहीं पे खत्म हो गया। जी, वही खत्म हो गया। जी, मैं पेड़ों पर रहती हूँ मैं पेड़ों पर रहती हूँ, मेरा यही घर है। आप तो हैं पक्के महल वाले। आप तो हैं पक्के महल वाले, ज़मीन आसमान का अंतर है। पर क्या जाता है तुम भी अकेले बैठे हो, आओ कुछ बात करें। हाँ, कुछ अन्न के दाने अगर साथ ले आए होते तो और अच्छा होता। अब देखिए यहाँ से विचार में आ गए कि नहीं आ गए भाव? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कि गिलहरी को हमें अन्न खिलाना चाहिए था। तो कुछ अन्न के दाने ले आए होते तो कुछ और अच्छा होता। अब गर्मी आने लगी, आने वाली है, प्यास भी मुझे बहुत लगेगी। रख देना एक मिट्टी का पात्र जल भर करके। तुम मानव हो, मैं भी तो एक प्राणी हूँ। तुम भोजन करते हो, मुझे भी भूख लगती है। मुझे भी प्यास लगती है, उठो कुछ बात करें। ये लिख कर के 4 लाइन मैंने लिखा था, इसमें देखा था 2000 लोग इसको देख चुके हैं। अब ये बताइए क्या चीज़ है? कविता तो कुछ नहीं है। नहीं, ये करंट भाव जो पैदा हुए हैं ना तो आदरणीय। कभी-कभी जी, तो जो पैदा होते हैं, आपको उसी पर लिखना शुरू कर दीजिए। जी। तो लेखनी कभी बंद नहीं होती है। जो थॉट्स आते हैं, आप थॉट्स नहीं आते बिना थॉट्स के नहीं, लिखना और शुरू कर सोच दीजिए। के तो आप वो लिख वही भी नहीं छंद-मुक्त सकते हुआ। आदरणीय। हाँ, सोच के तो लिखा हाँ, ही नहीं जा सकता है। सोच के साथ जी, सोच सोच ढूँढते रहेंगे तो सोच नहीं आएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सोच के तो मतलब जो जो उम्मीद के आ रहा है बिल्कुल, सामने बिल्कुल, आप बिल्कुल। लिखते रहिए बस। तो देखिए ना, नेचर कितना बड़ा संबल है। हाँ, हमारे मन के अवरोधों को भी कितना बड़ा कैसे वो संबल है। दूर कर हुँ, देता है। दूर दूर मैं कर यही दिया उसने। सुनना चाह रही थी आदरणीय कि अवरोध जी, आप प्रकृति के साथ बैठ जी, जाइए, प्रकृति से तारतम्य हाँ, स्थापित कर हाँ, लीजिए, कोई अवरोध नहीं आता है। अवरोध यदि खत्म आप हो गया वहीं पर। जी, अवरोध वहीं पे हाँ, खत्म हो जाता है।
आदरणीय, हमारी वार्ता तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जी। हमारे बहुत सारे विशिष्ट साहित्यकार, नए-नए लोग भी जुड़ गए हैं। मैं आप सभी को हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रा उनका भी स्वागत नमस्कार, किया जाए। वंदन, जी। अभिनंदन कर लूँ आप सभी हाँ, का। यशपाल सिंह जी भी जुड़ गए हैं, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। रूपचंद्र शास्त्री बहुत-बहुत जी, ये धन्यवाद। स्वागत है जी। आपका आदरणीय। बहुत-बहुत वाह! सुंदर नमस्कार साक्षात्कार नमस्कार लिख रहे आदरणीय। हैं। बहुत-बहुत सभी धन्यवाद आपका। साहित्यकारों को जी, नमन कर प्रणाम रहे हैं। आपको। वाह, वाह! बहुत जी, बढ़िया, हुँ, बहुत सुंदर विचार वाटिका। अनिरुद्ध जी, प्रियदर्शिनी जी, सभी लोग जुड़ गए हैं। बहुत सुंदर लिख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को आदरणीय। इतने पेशेंस से आप सभी हुँ, हम लोगों की वार्ता सुन रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत, सत्कार और धन्यवाद। क्या करें, बिल्कुल, बिल्कुल सभी बातचीत को तो धन्यवाद। जी, बातचीत तो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है आदरणीय। नाम और नहीं लेगा। जी, बहुत जी, सारी बातें हुँ, भी करनी थी, लेकिन क्या करें, हुँ, जी, समय और समय का जी। सम्मान करना, समय समय जी, समय का समय का सम्मान करना। सम्मान जी, करना जी, हम सभी का दायित्व हुँ, है। तो हुँ। आगे बढ़ते हुए जी, मैं जी, आज के हमारे आमंत्रित साहित्यकार आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी, जी, जो समाज और संस्कृति के हुँ, जीवंत दर्पण है। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में साहित्य की गहराई और संवेदनशीलता स्पष्ट झलकती है। साहित्य और जी, व्यक्तित्व दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। आपने सही कहा आदरणीय। साहित्य व्यक्ति को जी, संवेदनशील, जागरूक और गहन दृष्टि देता है। वहीं व्यक्तित्व की आभा साहित्य को हुँ, जीवंत बनाती है। आप न केवल शब्दों को स्वरूप देते हैं, बल्कि जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। दृढ़ता हुँ, और हुँ। संवेदनशीलता का संतुलन ही सृजन को ऊंचाई प्रदान करता है। आज बहुत विचार सुंदर। वाटिका जी, के साहित्यिक परिचर्चा में यह वार्ता अनेक अनुभवों, भावों और विचारों से समृद्ध हुई है। आज की वार्ता न केवल साहित्य की धारा को ही समझाती है, बल्कि व्यक्तित्व, समाज, प्रकृति, मीडिया, यात्रा, मानसिक स्वास्थ्य और कला के विभिन्न पक्षों को एक सूत्र में पिरोती है। साहित्य वस्तुतः मनुष्य के भीतर बहती वो अमृत धारा है, जो अनेक हुँ, अनुभवों को शब्दों में और भावों को अभिव्यक्ति में बदलती है। इसी कारण व्यक्तित्व और साहित्य साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को आकार देते हुए, समृद्ध करते हुए। आज का समय अनेक परिवर्तनों का समय है। मीडिया की तेजी, हुँ, जी, डिजिटल मंचों का विस्तार, नए लेखकों की पोषक बिल्कुल। ऊर्जा और पारंपरिक हुँ, रचनाशीलता का सहज संतुलन, इन सब के बीच साहित्य अपनी गरिमा, अपनी संवेदनशीलता और अपनी हुँ, गहनता को बनाए हुए है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भ्रमण, प्रकृति, आत्म संघर्षण और प्रेम, ये सभी साहित्य को निरंतर नए रंग प्रदान करते हैं। साथ ही साहित्य साधना को, मन को स्थिर और आत्मबल देती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आपके मार्गदर्शन से यह मंच विचारों को समृद्ध दिशा में अग्रसर हुआ है। आगे हम फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए किरदार के साथ विचार वाटिका में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सभी को गुड नाइट, सबका गुड है, नाइट। सब भाग है, आप सभी सभी का सभी को, बहुत बहुत सभी मित्रों धन्यवाद। को मेरा स- नमस्कार, जो भी सभी जुड़े हैं सबका साहित्यकारों को प्रणाम, बहुत सबको बहुत सबको प्रणाम। धन्यवाद जी। जी, फिर प्रणाम। जी, मिलेंगे। प्रणाम। आदरणीय आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद इतनी आदरणीय, सुंदर धन्यवाद। चर्चा आपके साथ हुई है, बहुत सुंदर लगा आपको, बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का हम समापन। विदा लेते हैं। नमस्कार, नमस्कार, अलविदा, जय नमस्कार, हिंद, शुभ जय भारत, रात्रि। जय हिंद, जय जय भारत। शुभ